देखो, चैप्टर पढ़ रहे हैं हम सेल डिवीजन। इस सेल डिवीजन का यूज अपने 12th क्लास के अंदर भी बहुत आता है। जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर हम मियोसिस, माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो ये यहाँ पे भी काम आता है। आप प्लांट वाला पढ़े होंगे, है ना, मेल गेमिटोफाइट बन रहा है, फीमेल गेमिटोफाइट बन रहे हैं, वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, माइटोसिस, तो ये सारा डिवीजन वाला काम अपने वहाँ पे भी काम आता है और यहाँ पे भी। तो और थोड़ा ये समझने वाला चैप्टर भी पड़ जाता है, इसको मतलब आप याद नहीं कर सकते पूरे चैप्टर को ऐसे, मतलब आपके माइंड के अंदर चलना चाहिए कि प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में क्या हो रहा है। सही। तो सबसे पहले देखो, सेल डिवीजन का 5-10 मिनट के अंदर शुरुआत वाली इंटरफेज हम एक बार के लिए रिवाइज करते हैं। देखो, एक तो होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, एक होता है सेल साइकिल। देखो दोनों वर्ड अलग अलग हैं, एक तो है सेल डिवीजन और एक है सेल साइकिल। डिवीजन का तो मतलब है सेल का दो बनना, एक सेल से दो बनना, सेल का डिवाइड हो जाना। एक सेल है, एक सेल बन के दो सेल, एक कोशिका से दो कोशिका बन गई, ये तो क्या हो गया, सेल का डिवीजन, कोशिका का विभाजन। सही, कोशिका का विभाजन। और देखो, कोशिका का विभाजन हर कोशिकीय जीव में पाया जाता है, हर कोशिकीय जीव में कोशिका का विभाजन पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, सब में कोशिका का विभाजन होता है। सही। और नई कोशिकाएं बनती है, और नई कोशिकाएं पहले वाली कोशिकाओं से ही मिलकर बनती है। सही। जैसे हम हैं, हम न्यू सेल है बने हैं, तो हमारे फादर है, मदर है या पेरेंट्स से हम नई सेल बनी है, तो पहले वाली सेल थी वो नई सेल बना रही है, और वो सब में बनाएगी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर। दूसरा आता है सेल साइकिल, ये केवल यूकैरियोटिक्स में चलती है। क्यों? इसमें देखो वेल रेगुलेट तरीके से डिवीजन होता है साइकिल के अंदर। मतलब ये नहीं कि सेल कहीं से डिवाइड हो गई, कहीं पे बन गई, ज्यादा बन गई, कम बन गई, नहीं, पूरा एक चक्कर होता है, पूरे प्रोसेस के द्वारा ये गुजरती है, उसको बोलते हैं हम सेल साइकिल। देखो, सेल डिवीजन में सेल के, अब आपको कोई स्टेटमेंट पूछ ले, सेल डिवीजन के अंदर क्या सेल की साइज बढ़ती है क्या? सेल डिवीजन में हाँ, पहले सेल की साइज बढ़ेगी तभी सेल का डिवीजन करेगी। हाँ, तो साइटोप्लाज्म, वो सेल में साइटोप्लाज्म ही तो आ गया, तो साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो सेल भी बढ़ेगी। जैसे क्लास के अंदर बच्चे बढ़ रहे हैं तो आप बोलो साइज तो बढ़ी रही है, तो सेल साइकिल बढ़ रही है। अब देखो, यहां पर हम अब सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल के लिए हमने देखा था, ये बनाया था, देखो ऐसे एक साइकिल के रूप में बनाया था हमने सेल को। अब उसके अंदर देखो, एक तो होती है इंटरफेज, एक तो होती है इंटरफेज, एक तो होती है इंटरफेज। ये वाली स्टेज है, इसको तो बोलते हैं हम इंटरफेज। कौन सी स्टेज? इंटरफेज। अब देखना एक बार, और इसको बोलते हैं हम डिवीजन फेज, डिवीजन फेज या एम फेज। अब देखो, डिवीजन दोनों हो सकता है, मियोसिस, माइटोसिस, कोई सा भी हो, एम पहला वर्ड ले लिया, एम फेज। अब आपको पूछे इंटरफेज किसको बोलते हैं, तो सेल के डिवीजन होने से, एक सेल के डिवीजन का एंड होना और दूसरे का स्टार्ट होना, उसके बीच की स्टेज को इंटरफेज बोलते हैं। किसको बोला इंटरफेज? एक सेल का तो क्या हुआ, एक कोशिका का तो क्या हुआ, डिवीजन हो गया, और एक का डिवीजन अब स्टार्ट हुआ है, उसके बीच की स्टेज को, यहां पे सेल का डिवीजन हो जाता है, यहां पे हो जाता है, और यहां पे सेल का डिवीजन स्टार्ट होता है। तो इसका तो विभाजन अंत हो गया और इसका विभाजन की शुरुआत है, उसके बीच की स्टेज को क्या बोलते हैं हम? इंटरफेज। इंटरफेज को हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। इंटरफेज याद रखना। सही। और रियल में जिसमें सेल का डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एम फेज। अब देखो, आगे हम इंटरफेज को तैयारी की अवस्था बोलते हैं, हम प्रिपरेशन स्टेज बोलते हैं। सेल इस स्टेज में अपनी तैयारी करती है डिवीजन करने के लिए,
क्योंकि सेल को नई सेल बनाना है तो वो तैयारी करेगी क्या क्या करना है। मैंने बताया था पहले आप पिछली क्लास में आपको कि इंटरफेज अवस्था हमेशा टाइम लेगी, क्योंकि कोई भी काम करोगे आप, डिवीजन करोगे, उससे पहले उसमें आपको तैयारी देनी पड़ेगी। जैसे आपको फाइनल एग्जाम देना है, 3 घंटे की एग्जाम है, उसके लिए आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन स्टेज हमेशा लंबी होती है, डिवीजन स्टेज कम होती है। तो ये वाली स्टेज है, ये इंटरफेज है। इंटरफेज मैक्सिमम टाइम यही लेगी। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सेल कितने टाइम के अंदर डिवाइड होती है? 24 घंटे के अंदर। ये बोल रहा है कि 24 घंटे के अंदर ये क्या हो जाती है, उसका डिवीजन होता है, डिवीजन होता है। अब मैं बोलूं इसमें से इंटरफेज कितना रहेगा? हाँ, 95% टाइम इंटरफेज होगा और ये हो गया डिवीजन फेज। 95% तक का टाइम होता है इसके अंदर, और इसमें होता है 5% तक का टाइम। सही। अब देखो इंटरफेज के अंदर एक चीज देखना आप, मैं बोल रहा हूं 95% तक का टाइम होता है। आप इंटरफेज को अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हो, आप इंटरफेज को अलग अलग टाइप के अंदर डिवाइड करते हो। जैसे इधर आ गई G1, इधर आ गई S, और इधर आ गई G2। जैसे ये तो आ गई G1, ये आ गई S, और ये आ गई G2। अब मैं पूछूं आपको, इंटरफेज में से भी सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? G1। अगर मान के चलो 24 घंटे का टाइम ले रही है, इंटरफेज के अंदर सेल 23 घंटे का टाइम ले रही है, और इधर 1 घंटे का टाइम ले रही है, तो लगभग 50%, लगभग 12 से 13 घंटे का टाइम तो वो G1 स्टेज में ही लगाएगी। लगभग 12 से 13 घंटे का टाइम तो G1 स्टेज के अंदर ही लगाती है वो। सही। फिर लगाती है वो 5 से 7 घंटे तक का टाइम लगाती है S फेज के अंदर, और बच गया वो टाइम लगाएगी इसके अंदर फिर G2 फेज के अंदर। सही। अगर आपको इसका क्रम भी पूछ ले कि सेल के अंदर टाइम लगे उसका क्रम बताओ, तो सबसे ज्यादा लिखना G1, फिर S, फिर G2, फिर M। सबसे कम समय लगता है M में, और सबसे ज्यादा समय लगता है G1 स्टेज के अंदर, क्योंकि सेल प्रिपेयर इसी स्टेज के अंदर होती है। कौन सी में? G1 स्टेज के अंदर। अब देखना आप एक बार, G1 स्टेज के अंदर सेल प्रिपेयर होगी, ये समझ लिया आपने। अब सेल यहां पे डिवाइड होके आ गई, मान लो यहां पे कोई सेल मेरे पास 2 होके डिवाइड होके आई है। क्या इस सेल का यहां पे जो सेल है इसमें प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म सॉरी कोशिका द्रव्य ज्यादा है, या मेरे पास यहां पे सेल है इसमें ज्यादा है? ए वाली में ज्यादा है या बी वाली में? बी वाली में। ए वाली तो अभी डिवाइड होके ही आई है, एक सेल थी 2 बन गई, ये तो आगे डिवाइड होगी अब। तो ये सबसे पहले क्या करना स्टार्ट करती है? अपने कोशिका द्रव्य को, साइटोप्लाज्म को बढ़ाना स्टार्ट करती है। साइटोप्लाज्म को बढ़ाना स्टार्ट कर देगी, कोशिका द्रव्य को बढ़ाना स्टार्ट करती है। दूसरा क्या काम करती है ये यहाँ पे? ये अपने कोशिकांगों को डबल करने की कोशिश करती है। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, इनको क्या करती है? ये डबल करती है। तो यहां पे क्या करेगी? माइटोकॉन्ड्रिया, ER, इनको क्या करेगी? डबल करेगी। डबल मतलब इनकी संख्या को बढ़ाना स्टार्ट करेगी ये। सही। और कुछ प्रोटीन का बनाना स्टार्ट करेगी, यहां पे प्रोटीन भी बनाएगी जो आगे काम चाहिए, और एंजाइम बनाना स्टार्ट करेगी। देखो एंजाइम क्यों बनाएगी? क्योंकि जो एस स्टेज है, उस एस स्टेज को बोलते हैं हम सिंथेसिस अवस्था, संश्लेषण अवस्था। सिंथेसिस या संश्लेषण, इसको हम बोलते हैं संश्लेषण अवस्था। इस अवस्था के अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या होगा? डीएनए क्या होता है? डबल होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इसमें, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए डबल होता है। अब जो एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है, वे एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक है, उनकी संख्या वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे यहीं पे जीवन के अंदर। जीवन के अंदर रेप्लिकेशन होगा तो उसके लिए आवश्यक एंजाइम यहां पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यहां पे आरएनए भी बनेगा। कौन बनेगा? आरएनए। मैं पूछूं जीवन में डीएनए बनता है, सही है गलत है? गलत। जीवन में डीएनए नहीं बनेगा, जीवन में केवल आरएनए बनेगा। आरएनए बनेगा, जीवन के अंदर एंजाइम्स बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया ER ये क्या होंगे? डबल होगी। मैं बोलूं सेंट्रियोल, तारकाई डबल होता है यहां पे, सही है गलत है? गलत। यहां पे नहीं होगा तारकाई, वो ऐसा अवस्था में आके डबल होगा। अब जैसे ही सेल एस स्टेज के अंदर प्रवेश करेगी, सही, यहां पे क्या होगा? एस स्टेज में डीएनए का अमाउंट क्या होगा?
डबल होना स्टार्ट होगा, डीएनए डबल होगा यहां पे। अब देखो डीएनए डबल कैसे होगा, यहां पे वो बता रहा है कि यहां पे डीएनए सिंथेसिस होगा, जो अगर इनिशियल मात्रा 2C है डीएनए की तो 4C हो जाएगी, डबल हो जाएगी। कहां पे हो रहा है डीएनए डबल? एस पेज में। एस पेज में भी कहां पे, केंद्र कौन सा कोशिकांग में हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ध्यान रखना कहां पे, क्योंकि डीएनए होता ही न्यूक्लियस के अंदर है, तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर केंद्र के अंदर डबल हो रहा है। सही। इसी समय तारका सेंट्रियोल भी डबल होता है। वो कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर वो डबल हो रहा होता है। अब यहां पे डबल तो हो गया। अब जैसे ही सेल यहां से एंटर करके जाएगी कौन सी स्टेज में? G2 स्टेज के अंदर। अब समझना, देखो G1 स्टेज में एनर्जी काम, सॉरी एस स्टेज में एनर्जी काम आ चुकी है। किसमें काम आई? डीएनए को डबल करने के अंदर एनर्जी काम आ चुकी है। अब वही सेल एंटर कर चुकी है कौन से में? G2 स्टेज के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया ये तो कम हुए होंगे, एनर्जी लगी होंगी, यहां पे ये वापस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ाती है, माइटोकॉन्ड्रिया को बढ़ाना स्टार्ट करती है। आरएनए और कोई आरएनए चाहिए उनका काम लेगी, डिवीजन के लिए आवश्यक एंजाइम बनाएगी ये। सही। और साइटोप्लाज्म की संख्या, साइटोप्लाज्म तो तीनों में बढ़ता रहता है, ध्यान रखना। सही। ये साइटोप्लाज्म में बढ़ता हुआ रहेगा। उसके बाद में सेल एंटर करती है कौन सी स्टेज में? एम फेज के अंदर। ध्यान रखना एक चीज यहां रखना, एक इनका भी पूछता है, गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस बताओ। गैप बिटवीन सेल डिवीजन एंड डीएनए सिंथेसिस कौन सा? मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा बोलो मेरा क्वेश्चन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहां पे हुआ? यहां पे। और हाँ G1। देखो ऐसा सवाल भी आ जाए, या बोल दे आपको प्री सिंथेसिस फेज कौन सा है? हाँ G1। प्री सिंथेसिस G1। सिंथेसिस का मतलब जिस अवस्था के अंदर बन रहा है डीएनए उससे पहले की अवस्था, तो यहां पे बन रहा है तो इससे पहले की अवस्था G1। पोस्ट सिंथेसिस पूछ ले तो G2। प्री एस पूछ ले तो G1। पोस्ट एस पूछ ले तो G2। ये पहचानना। हाँ कौन सा? प्री सिंथेसिस कौन सा दे रखा है? नहीं। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। एस सिंथेसिस का मतलब यहां पे संश्लेषण से पहले तो G1 ही है ना, G2 नहीं है। नहीं, एनसीईआरटी गलत नहीं कर सकती। तो बता मेरे को, प्रमाण कर, एनसीईआरटी को गलत सिद्ध कर, मैं वही बताऊंगा। अगर गलत भी है ना एनसीईआरटी में तो वो सही है, फिर वो बता रखा है संश्लेषण से पूर्व की अवस्था। लैंग्वेज थोड़ा ऐसा लिखा होगा जो आपको ऐसा पढ़ने में लगा होगा, पर अर्थ तो वही निकल रहा है उसका। सही। ये हो गया। अब देखो जो सेल डिवीजन नहीं करेगी वो G1 से बाहर निकल कर कहां चली गई? G0 G0 स्टेज के अंदर। ध्यान रखना G0 से सेल साइकिल से क्या कर चुकी है? एग्जिट कर चुकी है। वो एक सेल साइकिल से एग्जिट करके बाहर निकल चुकी है। आपको क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें डिसाइड होता है कि सेल डिवीजन करेगी या नहीं करेगी? कौन सी? G1 के अंदर। G1 ही डिसाइड करेगी कि सेल का डिवीजन होगा या नहीं होगा। अगर सेल का डिवीजन नहीं होगा तो G1 से निकलकर सेल किस में चली जाएगी? G0 स्टेज के अंदर चली जाएगी। ध्यान रखना। तो डिवीजन होना या ना होना कौन सी स्टेज करती है? G0। सही। ये इंटरफेज के बारे में था, थोड़ा फास्टली मैंने रिवीजन करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे एम फेज। सही। अब हम बात करेंगे एम फेज के बारे में। तो एम फेज पढ़ने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ये बताता हूं, उसको बांटते हैं हम। ये देखो, ये एक सेल साइकिल की बात कर रहे हैं हम। मैं एक बार के लिए इसको एम मान रहा हूं, इस स्टेज को मैं एम फेज मान रहा हूं। अब मैं इसको डिवाइड करता हूं। ये देखो, ये जो पूरी स्टेज है, यहां तक पढ़ लिया था ना, इस पूरी स्टेज को बोलते हैं हम एम फेज। एम फेज। सही। सेल रियल में डिवाइड होगी ना वो इसी स्टेज के अंदर होगी।
कोशिकाओं का सच में डिवीजन इसी स्टेज में होता है। और ध्यान रखना ये केवल सेल डिवीजन का 5% टाइम ही लेती है, 5% टाइम ही ये सेल डिवीजन का लेती है। अब देखो इसको अलग अलग सीक्वेंस में बांटते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, ये वाला पार्ट, इधर इसको अलग बेंच से कर देता हूं मैं। ये वाला पार्ट है ना, ये है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। अब देखो कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, कैरियोन का मतलब क्या होता है, केंद्रक। यहां पे क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। किसका, केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियस का विभाजन, डिवीजन होगा। और ये लास्ट वाली स्टेज जो मैंने बनाई है, ये वाली, इसमें होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। मतलब पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद में किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होगा और फिर साइटोप्लाज्म का। तो ध्यान रखना एक ऐसा सवाल भी आ जाए आपके, कौन सा सीक्वेंस सही है, G1 S G2, फिर बोल दिया वो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, फिर बोल दे G1 S G2 साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एम फेज को ही बात कर रहा है। एम पेज में सबसे पहले किसका होता है, केंद्रक का। तो सबसे पहले तो कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। अब देखना, अब फिर हम कैरियोकाइनेसिस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैरियोकाइनेसिस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले इसको जो पहली प्रावस्था होती है, स्टेज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेज, प्रोफेज। दूसरी को क्या बोलते हैं, मेटाफेज। फिर क्या बोलते हैं, एनाफेज। फिर क्या बोलते हैं, टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। दोबारा बोलो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इनको क्रम में याद रखना। और देखो आप प्रोफेज याद कर लो और प्रोफेज की उल्टी कर दो टीलोफेज। प्रोफेज याद कर लो और प्रोफेज का पूरा उल्टा कर दो टीलोफेज। एक याद करने से दो याद हो जाएगी। दूसरा होता है मेटाफेज और एनाफेज। इनमें दो दो लाइन याद करनी है बस। एक में तो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आके व्यवस्थित हो जाते हैं, एक में क्रोमोसोम दूर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। किस में दूर जाते हैं, एनाफेज। किस में प्लेट पे आते हैं, मेटाफेज के अंदर। सही। किस में केंद्रक झिल्ली, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया विलुप्त होते हैं। किस में वापिस आते हैं, बस ये बातें ये। और इसके बारे में कुछ याद नहीं करना होता। पर हम देखते हैं, देखो प्रोफेज में क्या होता है, अब समझना। प्रोफेज स्टेज के अंदर सेल इस स्टेज में आ चुकी है अपने पास। देखो ऐसे अपने पास में एक सेल आ चुकी है प्रोफेज स्टेज के अंदर। आप बोल रहे हो प्रोफेज के अंदर ये एक सेल है और एक मिनट कहां पे गया, ये रहा, हाँ ये बना दिया। ये अंदर वाला किसकी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस, केंद्रक की झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ये हो गई केंद्रक झिल्ली। एक चीज बताओ, अगर सेल साइकिल प्रोकैरियोटिक में चलता तो आप किसको गायब करते, उनमें तो झिल्ली बंद कोशिकांग होते ही नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन तो होते ही नहीं है उनके अंदर। फिर किसको गायब करते आप, अगर उसमें चलता तो उनमें चलती ही नहीं है ये। सही। ये होगी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के अंदर क्या मिलते हैं अपने को, क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र। ऐसे मान लो ऐसे गुणसूत्र पड़े हुए हैं, वो किसमें है, केंद्रक के अंदर। डबल हो चुके, नहीं हो चुके, हो चुके। कब हुए थे, एस प्रावस्था के अंदर डबल हो चुके थे। सेम उसी समय हमने बात किया था, एस प्रावस्था के अंदर एक दूसरा कोशिकांग होता है, जैसे ये बना लेता हूं मैं, ये कौन है, सेंट्रियोल, है ना। ये क्या बोल रहा है कि प्रोफेज में आते ही क्या करेगा, ये अपने साइड के पोल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। इसका पोल तो ये है मान लो,
अभी मैंने यहाँ पे बना दिया, जबकि यहाँ पे बनाता तो सब सही रहता। अभी ये पूरा जाएगा, आप ये मानना, ये इधर की तरफ आना स्टार्ट हो गया इसके पोल की तरफ, और ये अपने वाला अलग अपने पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर चुका है। सही, इस पोल की तरफ ही आया है, ये अपने वाले पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। और क्या होगा, ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र क्रोमोसोम, ये संघनित होना स्टार्ट हो जाएंगे। संघनित का मतलब अपने पास पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे 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 पास पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया लास्ट के अंदर, प्रोफेज के लास्ट के अंदर, है ना, प्रोफेज के लास्ट के अंदर जाते जाते क्या हो जाएगा, ये इसमें ER, ये सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी, ये क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगी। सही, और केंद्र की झिल्ली है, ये वाली झिल्ली है, ये भी क्या हो जाएगी, अब नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ये दिखेगी नहीं अब, मतलब ये बीच बीच में से ऐसे आ गई, केंद्रक झिल्ली नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज में। सही, इस स्टेज में केंद्रक झिल्ली भी नष्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक बार इसको वो देखना, कोई NCERT के अंदर कोई लाइन छूट न जाए। इंटरनेट नहीं आ रहा क्या? हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है, इंटरफेज की S और G2 अवस्था के बाद, इंटरफेज की S और G2 समझना अवस्था के बाद में प्रोफेज में कैरियोकाइनेसिस का पहला पड़ाव आता है। कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक का विभाजन, न्यूक्लियस का डिवीजन होने का पहला पड़ाव आता है। S और G2 अवस्था में DNA के नए सूत्र बंद हो जाते हैं। वो बोल रहा है कि S अवस्था के अंदर DNA के नए स्टैंड बंद हो जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते हो। सही, गुणसूत्रीय पदार्थों के संघनता का प्रारंभ ही प्रोफेज की पहचान है। सबसे पहला तो क्वेश्चन नीट लाइक ये क्वेश्चन बन जाएगा, वो पूछेगा प्रोफेज स्टेज की स्टार्टिंग किसको बोलेंगे। अब देखो ऑप्शन क्या देगा, ER का गायब हो जाना, सही, न्यूक्लियर, हाँ ER का गायब हो जाना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की गायब हो जाना, सही, या सेंट्रियोल का साइड पोल की तरफ जाना, या बोलेगा क्रोमोसोम का पास पास में आ जाना, पास। सारे कैरेक्टर प्रोफेज के ध्यान रखना, आपको ये लगेगा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, कौन सा आएगा। किताब बाकायदा बता रही है कि प्रोफेज का स्टार्टिंग कहाँ किसको मानते हैं हम, प्रोफेज की स्टार्टिंग मानते हैं हम, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। प्रोफेज गुण, ये क्रोमोसोम के पास पास में आना, पास संघनित हो रहे हैं, है ना, उसको क्या बोल रहे हैं, प्रोफेज की पहचान मानते हैं हम। और ध्यान रखना एक चीज और मैं बता दूं, अपने सारी अवस्थाएं एक दूसरे को ओवरलैप करती है। ओवरलैप का करने का मतलब कि आपने ये कोई सेल के अंदर लिखा हुआ थोड़ी होता है प्रोफेज ये यहां से यहां तक प्रोफेज, यहां से यहां तक मेटाफेज, नहीं। ये बोल रहा है कि जब तक प्रोफेज खत्म होती है उससे पहले मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है, ओवरलैप करता है। जैसे आपका सेकंड पीरियड खत्म हो उससे पहले थर्ड पीरियड स्टार्ट हो जाए। सही, कि मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोफेज कंप्लीट हो रही है, कंप्लीट अभी तक प्रोफेज पूरी हुई भी नहीं, उससे पहले मेटाफेज स्टार्ट हो जाती है। इसलिए ये सारी अवस्था एक दूसरे को ओवरलैप करती है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है इसने, देखो गुणसूत्रीय पदार्थों के सघनता के प्रारंभिक प्रोफेज की पहचान है। सही, दूसरा देखो अब क्या बोल रहा है कि जिस समय ये तारकाय व तारक केंद्र प्रोफेज की एस प्रावस्था के दौरान जो डबल हुए थे, सेंट्रियोल और सेंट्रियोसोम एस स्टेज के अंदर जो डबल हुए थे, अब कोशिका के साइड पोल की तरफ चलना प्रारंभ कर देते हैं। ये तो बात की थी हमने अभी यहां पे कि ये क्या करेंगे, अब साइड पोल की तरफ, देखो साइड पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, अभी बात की थी। अब फिर देखो प्रोफेज के पूर्ण होने के दौरान जो घटनाएं घटित होगी उनकी निम्न विशेषता है। क्या क्या बोल रहा है, गुणसूत्रीय द्रव्य संघनित होकर ठोस गुणसूत्र बन जाता है। कि देखो प्रोफेज एंड होगा जब तक गुणसूत्र, देखो गुणसूत्र की संघनता से, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन से ही तो प्रोफेज का स्टार्ट मान रहे हैं कि जब ये इसका एंड आएगा तब तक ये पास पास में आ चुके होंगे, पूरे क्रोमोसोम पास पास में आ चुके होंगे। अब देखो दो ये आ जाएंगे, अब ये बनाना, ये देखना एक बार डायग्राम, ये क्योंकि इसका देखो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, ये आपको डायग्राम देके पूछे किसका इस डायग्राम है, ये किसका है, प्रोफेज। प्रोफेज में भी कौन सी, इनिशियल, है ना, प्रारंभिक प्रोफेज। कैसे पहचाना, इसके अंदर देखो पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी हुई है, और यहां पे आना देखो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो चुकी है,
दिखना बंद हो चुकी है। और क्रोमोसोम इसमें देखो ऐसे फैले हुए हैं, ऐसे यहां पे आ गया, इधर आ गया, यहां पे क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास में अरेंज होने लग गए हैं। तो ये तो कौन सी है, अंतिम लेट प्रोफेज स्टेज, और ये कौन सी है, इनिशियल प्रोफेज स्टेज। तो ये डायग्राम देख के पहचानना समझना कि प्रारंभिक ये, क्योंकि आप प्रोफेज में कंफ्यूज हो गए, मेटाफेज में तो पता है मेटाफेजिक प्लेट बना लोगे, एनाफेज में दूर जाएंगे, पर प्रोफेज में कैसे पहचानोगे कि कौन सी प्रारंभिक है और कौन सी लेट है। तो प्रारंभिक में ध्यान रखना, संघनन स्टार्ट होगा, ये मेम्ब्रेन डिसअपेयर नहीं होगी, इधर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लग जाएगी। अब देखो दूसरा, देखो मैं मेटाफेज यहीं पे आपको समझाता हूं, मेटाफेज की बात करें। मेटाफेज के लिए बेस्ट लाइन क्या है आपको लिए, मेटाफेज के लिए सबसे ज्यादा सवाल तो एक ये बना है कि कौन सी स्टेज है जहां पर क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है, मेटाफेज। मतलब आप उसको मेटाफेज स्टेज में आप गुणसूत्रों को देख सकते हो, बाह्य रूप से या आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से। मैं पूछूं आंतरिक रूप से किस में देखोगे आप, एनाफेज में। गुणसूत्र की आकृति कहां डिसाइड होती है, एनाफेज के अंदर, मेटाफेज में नहीं होती। मेटाफेज में तो आप बाहर से देख सकते हो कि हाँ बढ़िया दिखाई देंगे, वो कौन सी होती है, मेटाफेज में। अब मेटाफेज में पता क्या होगा, मेटाफेज में जो ये क्रोमोसोम था अपने पास, सॉरी इधर बनाना, ये मैं बना इधर ऐसे बना रहा हूं, ये अपने पास में शुरुआत के अंदर क्या थे, अपने पास में ऐसे क्रोमोसोम बिखरे हुए पड़े थे। अब ये बिल्कुल संघनित होने लग जाएंगे, पास पास में आना स्टार्ट हो जाएंगे, संघनित होने पास, सही। और देखो ये जो सेंट्रल ये गया है तारक का आई विपरीत ध्रुव की तरफ, ये यहां से रे बनाना स्टार्ट कर देगा प्रोटीन से। ये प्रोटीन के तंतु होते हैं, फिलामेंट होते हैं, इनको बनाना स्टार्ट कर देगा। और ये क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ जाते हैं। यहां पे काइनेटोकोर एक बिंदु होता है क्रोमोसोम का, उसके ऊपर जाकर ये जुड़ जाते हैं, सही। और जाकर एक प्लेट के ऊपर आ जाते हैं, ऐसे एक है एक प्लेट के ऊपर। तो यहां बताओ यहां पे कितनी मेटाफेजिक प्लेट बनती है, एक ही। यहां पे एक बनती है, वहां पे अठसूत्री विभाजन में दो बनेगी, ध्यान रखना। यहां पे ये एक प्लेट बन गई जिसके ऊपर ये क्रोमोसोम आकर व्यवस्थित हो चुके हैं। ध्यान रखना मोर्फोलॉजी की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, मेटाफेज, मोर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए, है ना। अब देखो इसमें देखना क्या बोल रहा है, हाँ एक इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन देखो, मेटाफेज की स्टार्ट किसको मानते हैं, प्रोफेज का स्टार्ट किसको माने थे, क्रोमोसोम के संघनित होने को पास आने को। अब मैं बोल रहा हूं मेटाफेज की स्टार्ट किसको मानते हैं, केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के डिसअपेयर होने को। केंद्रक झिल्ली नष्ट हो रही है, नष्ट होने लग गई, इसका मतलब मेटाफेज स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें लिखता भी है देखो, केंद्रक आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ ही समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है, उसी को हम क्या मान रहे हैं, उसी को हम मान रहे हैं। इधर वैसा पीछे कौन है ये, केंद्र का आवरण के नष्ट होने को ही हम क्या बोल रहे हैं, इसके द्वितीय का ये बोल रहे हैं, केंद्र का आवरण के पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ ही समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। अब देखो इस अवस्था के अंदर एक अच्छा क्वेश्चन ये आता है, किस अवस्था में गुणसूत्र पूरे संघनित हो जाते हैं, मेटाफेज में, इसमें कंप्लीट होता है ना। और गुणसूत्रों की आकृति के अध्ययन के लिए देखो सबसे बेस्ट स्टेज है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट के अंदर, कौन सी स्टेज है जिसके अंदर गुणसूत्रों की आकृति के लिए सबसे बेस्ट स्टेज है, मेटाफेज। सेफ देखो ये क्या बोल रहा है कि इस अवस्था के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, काइनेटोकोर से जुड़े होता है, जो बिंब के आकार की संरचना मिलती है, काइनेटोकोर। ये ध्यान रखना, काइनेटोकोर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किससे जुड़ा होता है, काइनेटोकोर से। बिंब में से बिंदु जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। काइनेटोकोर के बारे में आपने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिटेल के अंदर। ये काइनेटोकोर तो डिसाइड करता है गुणसूत्रों की आकृति, शेप कि एल होगा, आई होगा, जे होगा, इनको सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, इनको यही डिसाइड करता है। देखो इधर क्या क्या आ रहा है, देखो मध्य अवस्था में सभी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये बोल रहे हैं गुणसूत्रों का एक गुणसूत्र एक ध्रुव की ओर काइनेटोकोर के साथ जुड़ा, एक वो बोल ही दिया इसके अंदर, हाँ यही बात कर रहा है। इसको हटाओ देगा एक बार, ये कहां पे गया, अब समझना एक बार। इसमें चारों बन जाएंगे कि एक जगह, सेफ
देखो ये क्या है, इधर देखना अब, इसी स्टेज को बोल रहा हूं मैं प्रोफेज, इसको बोल रहा हूं मैं मेटाफेज, इसको बोल रहा हूं एनाफेज, इसको बोल रहा हूं टीलोफेज। अब सबसे पहले देखना प्रोफेज के अंदर, प्रोफेज स्टेज है, ये सेल किस स्टेज से आई है, अभी कौन सी अवस्था को कंप्लीट करके आई है, G2 स्टेज को कंप्लीट करके प्रोफेज में एंटर करी है ये, सही। तो सबसे पहले G2 के अंदर क्या हुआ, एस स्टेज, G2 से पहले आई थी एक अवस्था जिसका नाम है एस स्टेज, उसमें क्या हुआ था, डीएनए डबल हुआ था, डीएनए डबल हुआ था। तो जो डीएनए इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, एक मिनट ये भी बना देता हूं, जो इसके अंदर जो डीएनए डबल वो क्रोमोसोम थे, वो अब यहां पे क्या होने लग जाएंगे, संगनित होने लग जाएंगे। संगनित का मतलब पास पास में आने लग जाएंगे, जो दूर पड़े हुए थे वो अब धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, पास होने लग जाएंगे। अगर क्रोमोसोम संगनित होना स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब डिवीजन फेज स्टार्ट हो चुकी है। ध्यान रखना, जहां जब तक इंटरफेज कंप्लीट नहीं होती ना, उससे पहले ही स्टार्ट हो गए, जहां पे स्टार्ट होने लग गए उसको हम बोल देते कौन सी स्टेज, प्रोफेज। गुणसूत्रों का पास में आना स्टार्ट होते ही प्रोफेज बोल देते हम, सही। अब जिस समय गुणसूत्र संगनित होना स्टार्ट हो रहे हैं, ये गुणसूत्र तो संगनित कहां पे हो रहे हैं, गुणसूत्र पास पास में कहां पे आ रहे हैं, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो ये तो कहां पे हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ये तो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। उसी समय ध्यान रखना, ये बना दिया मैंने इसे, ये सेंट्रियोल अपने साइड पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। ये वाला तो इस पोल की तरफ और ये वाला इस पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। कहां पे स्टार्ट करेगा, कहां पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंदर ये स्टार्ट कर देगा। और न्यूक्लियस कहां पे हो रहा था, वो सॉरी गुणसूत्र कहां पे वो संगनित हो रहे थे, केंद्रक के अंदर। ये यहां से साइड पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, सही। पहला काम तो क्या हुआ, क्रोमोसोम संगनित होना स्टार्ट हुआ। दूसरा काम क्या हुआ, सेंट्रियोल की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। तीसरा काम देखो, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया ये गायब होना स्टार्ट हो जाती है, दिखना बंद हो जाती है इस स्टेज के अंदर, क्योंकि अब बहुत फास्ट प्रोसेस चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 घंटे का 5 मिनट का टाइम के अंदर सेल डिवाइड करेगी, केंद्र की डिवाइड करेगा, तो ईआर माइटोकॉन्ड्रिया ये सब क्या हो, दिखना बंद हो जाएंगे। और चौथा लास्ट ध्यान रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है। और जिस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो रही है, उसी को हम मेटाफेज की स्टार्ट मान देते हैं। तो ध्यान रखना, मेटाफेज में मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाऊं या नहीं बनाऊं, नहीं बनाना। यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, तो ध्यान रखना इसके अंदर ये तो क्या क्या हुआ, ये तो गुणसूत्र क्या हुए, संगनित। गुणसूत्र को बोलते हैं क्रोमोसोम, संगनित, संगनित को क्या बोलते हैं, कंडेंस, है ना, संगनित हो गए। दूसरा क्या हुआ, पहला तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, सेंट्रियोल साइड पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। सेंट्रियोल साइड पोल या विपरीत ध्रुव की ओर गति की तरफ गति। अब तीसरा देखना, तीसरा क्या हुआ यहां पे, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या हुई है, डिसअपेयर, ईआर माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपेयर, दिखना बंद हुई। और चौथा लिखना इसके अंदर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर। और जिस समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हुई है, उसी को हमने किसकी स्टेज मान ली, मेटाफेज की स्टार्टिंग मान ली। अब मेटाफेज में क्या होगा, देखो ये गुणसूत्र ऐसे संगनित होने लग गए, इसका मतलब क्रोमोसोम संगनित हो चुके हैं। अब क्रोमोसोम तो संगनित हुए, और जो सेंट्रियोल थे वो अब कहां पहुंच चुके हैं, साइड पोल की तरफ चले गए, यहां पे सेंट्रियोल आ गए। और ये एक प्रोटीन के रेज बनाते हैं, क्रोमेटिन फाइबर धागे से बनाते हैं ना, ऐसे बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो क्रोमोसोम बीच में जुड़े होते हैं, जिस पॉइंट से जुड़े हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, काइनेटोकोर।
इसको क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर। या ऐसा भी पूछ रहे आपको काइनेटोकोर कहां पे दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले काइनेटोकोर कहां दिखाई दिया? मेटाफेज के अंदर। ध्यान रखना, बाह्य मोर्फोलॉजिकल स्टडी के लिए, है ना, या बाह्य आकृति के लिए बाहर से देखने के ऊपर सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी है? मेटाफेज। मेटाफेज में ये दिखाई देगा। अब देखो फिर आती है अपने लास्ट के एनाफेज। वही एनाफेज के अंदर देखना क्या होगा। यहां पे अपने बनी थी मेटाफेजिक प्लेट, ये बनी थी मेटाफेजिक प्लेट। कितनी बनी थी? एक। मेटाफेजिक प्लेट का मतलब होता है दोनों क्रोमोसोम, इधर वाले कितने हैं? ये कितने हो गए? 23। इधर वाले कितने हो गए? 23। दोनों 23, अपने 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम यहां पे एक प्लेट के ऊपर आ गए हैं ऐसे। अब क्या होगा कि ये रेज है ना, इधर से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये सही, यहां पे ये क्रोमोसोम साइड में जाना स्टार्ट कर देंगे एक दूसरे के से दूर, पहले साइड में। उससे क्या होगा? एनाफेज में हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? अगर ये कहां पे जुड़ा है ये डिसाइड करेगा। अगर मान लो क्रोमोसोम है तो ये काइनेटोकोर अगर बीच में जुड़ गया तो ये इसमें क्रोमोसोम की आकृति कैसी होगी? वी शेप। इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में। सही। अगर ये थोड़ा साइड में आके जुड़ जाए तो ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। सही। वो कौन सा हो गया? एल सेफ। एक फिर और ऊपर आ जाए तो वो कौन सा हो गया? जे सेफ, एक्रोसेंट्रिक। फिर लास्ट में यहां पे आ जाए वो कौन सा हो गया? टीलोसेंट्रिक। कैसी आकृति होती है? आई शेप। अगर आपको ऐसे पूछे क्रोमोसोम की शेप, वो साइज, आकृति कहां पे डिसाइड होती है? कहां पे? एनाफेज के अंदर। यहां पे वो किधर से जुड़ रहा है देखो, इसको समझना। अगर इसमें तो नहीं समझेगा कोई, ऐसे कोई लचीली चीज हो ना उसमें तो समझ में आ जाए। अगर ये बीच से जुड़ गया तो ये ऊपर हो गया और ये ऊपर हो गया। कोई नहीं है क्या ऐसी? कोई रिफिल नहीं है क्या? कोई रिफिल खाली देना, मैं वापिस नहीं दूंगा, एक देना। हाँ अब देखो, ये मैं बता रहा हूं कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम था और क्रोमोसोम में बीच वाला बिंदु क्या था? ये काइनेटोकोर। अगर ये बीच से जुड़ गया तो क्रोमोसोम की शेप हो गई ऐसे। सही। तो कैसी होगी? वी शेप। अगर ये काइनेटोकोर थोड़ा साइड से जुड़ गया तो ये क्रोमोसोम की शेप हो गई ऐसे, एल शेप। ये और थोड़ा साइड में आ गया तो ये कैसा हो गया? ऐसे जे शेप। जे होता ना ऐसा, ऐसा आ गया। और अगर ये ऊपर ही ऊपर आके जुड़ गया ऐसे मान लो तो कैसे हो गया? आई शेप। तो ये क्रोमोसोम, ये काइनेटोकोर कहां पे जुड़ रहा है? ये क्रोमोसोम की शेप को डिसाइड करेगा यहां पे। अब ये देख लिया। फिर यहां पे देखो ये ऊपर की तरफ, ध्यान रखना आने वाले टाइम में ये वाले क्रोमोसोम ही, आने वाले टाइम में ये वाले क्रोमोसोम ही नई पेरेंट संतति में क्रोमोसोम होंगे। यही नए, अब यहां पे कितने क्रोमोसोम हो गए? 23। यहां पे कितने हुए? 23। यही नए सेल के क्रोमोसोम है आने वाले टाइम के अंदर, यही नए सेल के क्रोमोसोम है। फिर आती है टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज है ना, ये प्रोफेज की पूरी उल्टी है। जो प्रोफेज में हो रहा था उसका उल्टा कर दो। क्या हो रहा था? सबसे पहले तो क्या होते? गुणसूत्र संगनित होना स्टार्ट हुए थे, अब संगनित नहीं रहेंगे गुणसूत्र। सही। दूसरा, वहां पे क्या हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया ईआर ये क्या हुए थे? गायब हुए थे, अब वापिस आ जाएंगे क्योंकि नई सेल बनने वाली है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? यहां पे वापिस आ जाएंगे। ऐसे इधर बना लो, इधर दो सेल टाइप का बन गया, ऐसा बन जाएगा। सही। अब ऐसा बन गया, वापिस इसके अंदर क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगी। सही। वापिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना स्टार्ट हो जाएगी। देखो अब जब तक ये इस स्टेज से गुजरेगा तब तक यहां पे फेरो खांच बनना स्टार्ट हो जाएगी, यहां पे खांच बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब वो खांच बनना स्टार्ट हो रही है, वो कौन सी अवस्था को, स्टार्टिंग को इंडिकेट कर रही है? साइटोकाइनेसिस। यानी कि केंद्र का विभाजन तो हो चुका है यहां पे, अब कोशिका द्रव्य विभाजन अपना स्टार्ट करेगा। देखो यहां तक आते आते एक केंद्रक से कितने बन गए? 2 केंद्रक बन गए सेल के अंदर, ये सारे आ गए। यहां पे 23 क्रोमोसोम आ गए, यहां पे 23 क्रोमोसोम आ गए। सही। अब ये खांच बनना स्टार्ट हो जाएगी यहां पे। अब देखो, अब ये खांच 2 तरीके से है। एक तो साइटोकाइनेसिस 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सेल प्लेट
और एक होता है फेरो मेथड। फेरो मेथड, फेरो मेथड को हिंदी में बोलते हैं खाच निर्माण। अरे एक होता है सेल प्लेट, सेल प्लेट। अब देखो फेरो बन रहा है, खांच बन रही है। खांच एनिमल्स में बनेगी या प्लांट्स में? एनिमल्स में। क्यों बनेगी एनिमल्स में? क्यों बनेगी एनिमल्स में? क्योंकि एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन, सॉरी सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती तो आराम से खांच बन सकती है ऐसी। सही। और यहां पे ऐसे दो सेल बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो ये केंद्र की तरफ जा रही है या केंद्र से दूर? तो इसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? सेंट्रीपीटल। अभी केंद्र की है, केंद्र की तरफ जाना स्टार्ट होगी। तो ध्यान रखना इसके अंदर ये पूछेगा अपने को एनिमल्स में किसके द्वारा होता है फेरो निर्माण, खाच निर्माण के द्वारा। सेंट्रीपीटल होता है या सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीपीटल। दूसरी आती है सेल प्लेट। अब ये हो गई प्लांट सेल। प्लांट में खांच नहीं बन सकती, फेरो नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती प्लांट में? क्योंकि प्लांट में होती है सेल वॉल, और सेल वॉल बहुत वो होती है, हार्ड होती है, तो ये नहीं होती। पर यहां पे क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी जैसे होते हैं। गोल्जी बॉडी का मेन काम होता है सीक्रेशन का। ये कुछ एंजाइम्स को स्राव करता है। ये एंजाइम यहां पे आएंगे और सेल वॉल को अब गठित करेंगे और नई सेल बना लेंगे। यहां से दो सेल बन गई, बधाई हो, दो नई कोशिकाएं आपके पास में बन गई है। इसी तरीके से ये होता है, ये माइटोसिस कंप्लीट होता है। कौन सा डिवीजन है? माइटोसिस। अब एक चीज बताओ, माइटोसिस होता कहां पे? माइटोसिस कहां पे होता है? मतलब जर्मिनल सेल में होता है या सोमेटिक सेल में होता है? काई कोशिकाओं में होता है या जननी कोशिकाओं में? काई कोशिकाओं में। जननी कोशिकाओं में होता है ये अर्धसूत्री। क्या इस विभाजन में वेरिएशन आएगी क्या? नहीं, इसमें विभिन्नताएं नहीं आती है, क्योंकि एक सेल है वही जा रही है। विभिन्नताएं आती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और यहां पे समसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्रॉसिंग ओवर है ही नहीं। अब क्रॉसिंग ओवर ये कहां पे मिलेगी आपको? किसमें? हाँ, मियोसिस के अंदर। अब मियोसिस, अब देखो मियोसिस स्टेज, फिर आते हैं बाद में मियोसिस स्टेज। अब देखो मियोसिस स्टार्ट करने से पहले हम दो चीज देखते हैं, मियोसिस कैसे चलती है। वो कहां गया? इंसर, सॉरी। अब देखो मियोसिस कैसे चलेगी। नाम बताना भी पूछूंगा मैं आपको। इसको क्या लिखूं मैं? देखो इसको लिख रहा हूं मैं G1, इसको लिख रहा हूं S, इसको लिख रहा हूं G2, इसको क्या लिखूं? प्रोफेज फर्स्ट, इसको 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 इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या होती है? दो अर्धसूत्री विभाजन हो रहे हैं उसके बीच की स्टेज, क्योंकि यहां पे सेल अपनी एनर्जी खत्म कर चुकी है, सेल अपनी एनर्जी खत्म कर चुकी है, तो वो वापस माइटोकॉन्ड्रिया को और इनको डबल करेगी। क्या इसमें ऐसी स्टेज होती है क्या? नहीं। डीएनए को डबल नहीं करेगी, बस आरएनए डबल करेगी, एंजाइम डबल करेगी, माइटोकॉन्ड्रिया को डबल करेगी। ये हो गई इंटरकाइनेसिस। ये कौन सी आ गई? ये साइटोकाइनेसिस। मेरे बताने का तात्पर्य ये था कि आप इंटरफेस को दो बार मत चला देना।
यहां पे नहीं कि एक बार चलाई वहां पे वापस G1 S G2, नहीं, डीएनए केवल एक बार डबल होता है, डीएनए केवल एक बार डबल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया बार दो, वापिस इंटरकाइनेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाएगा, वापिस इंटरकाइनेसिस के अंदर एंजाइम्स बनेंगे, तो इंटरकाइनेसिस में ये सारे काम हो जाएंगे, पर डीएनए केवल एक बार डबल होगा। सुनो, डीएनए केवल ऐसी स्टेज में ही डबल होता है, सही। अब फिर G2 में आते थे प्रोफेज, फर्स्ट मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब देखो G1 S G2 तो सेम है, सारों में सेम चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम अर्धसूत्री वो पढ़ते हैं, आगे विभाजन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्रोफेज फर्स्ट। ये मान के चलना अगर ये प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट हो गई 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, मियोसिस सेकंड सेम समसूत्री फर्स्ट के समान है, कोई चेंजिंग नहीं है उसके अंदर, केवल क्रोमोसोम क्रोमेटिड एनाफेज में चेंजिंग आता है बस, और उसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं है, और सारी सेम सी है। तो मैं आपको पिछली बार आपको लिखाया भी था कि ध्यान रखना, तुम कंफ्यूज होंगे, एक तो एनाफेज फर्स्ट में, एक एनाफेज में, और एनाफेज सेकंड में। जिसमें पूछो एनाफेज में तो क्या अलग होता है, एनाफेज फर्स्ट में क्या अलग होता है, और एनाफेज सेकंड में अलग क्या अलग होता है। कंफ्यूजन की तीन ही लाइन है यहाँ पे। आपको पूछेगा एनाफेज में क्या अलग होता है, क्रोमेटिड अलग हो गए, क्रोमोसोम किस में अलग होते हैं, क्रोमेटिड फाइबर किस में अलग होते हैं, तीनों अलग अलग स्टेज है, तो तीनों को लिख लेना एक बार, क्योंकि एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में अलग क्या होता है, ऐसा पूछेगा। बट मैं तो प्रोफेज फर्स्ट का बताता हूं आपको। देखो प्रोफेज फर्स्ट को सर्वाधिक ये क्या बताता है, एनसीईआरटी बताती है इसके अंदर कि अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1, प्रोफेज स्टेज समसूत्री माइटोसिस के प्रोफेज से नाटकीय है, थोड़ा ड्रामेटिकल स्टेज है, ये ड्रामा करती है। कैसे, वहां पे तो प्रोफेज एक स्टेज में कंप्लीट हो गई, यहां पे प्रोफेज 5 भागों में बढ़ती है। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्रम याद करना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, कौन सी, लेप्टोटीन, हाँ, ये 4 स्टेज के अंदर हम बांटते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये ध्यान रखना प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है। अब एक चीज बताओ, लेप्टोटीन में स्टेज में कोई सेल आई है, कौन सी स्टेज में, लेप्टोटीन स्टेज के अंदर कोई सेल आई है, तो वो कौन सी स्टेज को पार करके आई है, G2 को पार करके आई है। अब इसका साइटोप्लाज्म में ज्यादा होगा, इसमें क्रोमोसोम पास पास में आना स्टार्ट होंगे। क्या लेप्टोटीन में केंद्र की झिल्ली अलग, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी क्या, नहीं। ध्यान रखना ये अभी सारी प्रोफेज ही है, और वहां पे भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कब हटती है, प्रोफेज के एंड में, अंत में। तो प्रोफेज का अंत कौन सा है, डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस में हटेगी वो, शुरू में मत हटाना। यहां पे केवल इतना सा याद रखना, देखो लेप्टोटीन के बारे में याद रखने वाली बात बताऊं मैं, ये याद रखना, ये तो सेल है, मेम्ब्रेन से, कोशिका झिल्ली से बंधे हुए क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसे इससे बंधे हुए मिलेंगे, और इस स्टेज को बुके फेज बोलते हैं, गुलदस्ता अवस्था। इसमें देखो गुलदस्ता कैसे मिलेगा आपको, ऐसा गुलदस्ता है, जैसे ऐसे लगेगा जैसे फूल बंधे हुए हैं इसके अंदर, ऐसे कि जब बीच में एक जगह पे बंधे हुए हैं सारे। यहां पे क्या होता है, मेम्ब्रेन से बंधे हुए क्रोमोसोम होते हैं। सवाल भी आ जाए कि मेम्ब्रेन से बंधे हुए क्रोमोसोम कहां पे दिखाई देते हैं, लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन के बारे में ज्यादा याद रखना मत रखना, बस इतना सा याद रखना, तो बुके फेज होती है, बुके जैसी दिखती है, और याद रखना इससे जुड़े हुए, मतलब सॉरी, हाँ, बुके जैसी दिखती है, मेम्ब्रेन से बाउंड क्रोमोसोम होते हैं लेप्टोटीन में, इतना सा बस, कोई नहीं है। मेन काम की बात है जाइगोटीन, इसमें क्या होते हैं क्रोमोसोम, ध्यान रखना यहाँ पे ये कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं, संघनित हो रहे हैं। जाइगोटीन में क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम है ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन गए क्रोमोसोम। यहां पे बीच में क्या था, काइनेटोकोर। अब ये क्रोमोसोम क्या होने लग गए, पास में आना स्टार्ट हो गए। क्यों आ रहे हैं पास में, देखो मान लो अपने 1 नंबर का क्रोमोसोम ये है, और इधर भी 1 नंबर का क्रोमोसोम है, दोनों पास में आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो सिस्टर क्रोमेटिड पास आना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो जेनेटिक मैसेज होगा वो इसको देगा, और इसके जेनेटिक मैसेज वो इसको देगा।
चलो ये अगले वाली क्लास के अंदर ही आपको कराता हूँ, अगले वाले के अंदर रुकना भी। ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, कंप्लीट रिवाइज करा के हाँ जाओ, रुकना भी आप मत जाना।